जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिव्यांगजनों की मांगों के आगे झुका प्रशासन, 7 में से 4 स्थानीय मांगों पर बनी सहमति। दिव्यांगजनों ने हड़ताल समाप्ति का किया ऐलान। बाघों की गणना के लिए जंगलों में लगाए गए 1.5 लाख रुपए के 8 ट्रैकिंग कैमरों की हुई चोरी। भरवेली और रूपजर थाने में अपराध दर्ज कर की जा रही है जांच। जिले भर में धूमधाम से मनाया जाएगा भोलेनाथ के भक्ति का महापर्व महाशिवरात्रि। मंदिरों और शिवालयों में होंगे धार्मिक अनुष्ठान। देवी तालाब के पानी में उतरा था युवक का शव मिलने से परिसर में मचा हड़कंप। देर रात तक नहीं हो पाई शव की शिनाख्त, पुलिस के द्वारा की जा रही जांच। सरेखा रेलवे फाटक के पास दुकान लगाने वाले दुकानदारों को नगर पालिका ने दिया नोटिस। 2 दिन के अंदर दुकान हटाने के लिए दिए निर्देश। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या में निकाली गई शिव बारात। डीजे की धुन पर नाचते गाते शिव भक्त बारात में हुए शामिल। शिव बारात में झांकियां रही मुख्य आकर्षण का केंद्र। रूपजर थाने के डोरा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नागझोला और किणगी टोला के बीच गोलाई में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसलने से इस मोटरसाइकिल में सवार 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। 17 फरवरी को 4:30 बजे करीब अनिल, श्रवण और बिशन मोटरसाइकिल से किसी काम से किणगी टोला से खुरसुर लौट रहे थे। तीनों युवकों ने शराब पी रखी थी। किणगी टोला और नागाझोला के बीच गोलाई में अचानक मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और तीनों युवक मोटरसाइकिल सहित रोड किनारे गिर गए, जिससे तीनों युवक घायल हो गए। घायल तीनों युवकों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। नगर के वार्ड नंबर 18 स्थित एक किराए के मकान से 99,000 रुपए के नकदी जेवरात चोरी हो गए। पिछले माह हुई इस चोरी की रिपोर्ट चंद्र कुमार शर्मा के द्वारा कोतवाली में दर्ज की गई है। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंद्र कुमार शर्मा बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 18 सुरेश मोथा के नया सराफा बाजार स्थित मकान में अपने परिवार के साथ किराए से रहते हैं, जिनके नगर में हनुमान चौक में खिलौने की दुकान है। चंद्र कुमार शर्मा के मकान के करीब 3 वर्षों से ग्राम रावणबंदी भरवेली की काजल नागेश्वर उनके यहाँ झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है। श्री शर्मा के घर के अंदर अलमारी में उपयोगी जेवरात व पैसे तथा अन्य दस्तावेज रखे रहते। 19 दिसंबर 2022 को चंद्र कुमार शर्मा ने गुरुधाम से वापस आकर 25 दिसंबर को प्रातः 10 बजे घर के अंदर रखे अलमारी में जेवरात, अंगूठी, नगद 6,500 रुपये रख दिए थे। इस अलमारी में पूर्व से ही ब्रेसलेट व एक अंगूठी रखी हुई थी। अलमारी की चाबी ताला लगाकर ड्रॉज में रख दिया गया था। 2 जनवरी को प्रातः 8:30 बजे चंद्र कुमार शर्मा ने दूध वाले के पैसे देने के लिए अलमारी खोले तो देखा कि अलमारी के अंदर रुपए नहीं थे। बारीकी से देखने पर जेवरात और नगद रुपए वहां दिखाई नहीं दिए। कोई अज्ञात चोरों ने नगद और सोने चांदी के जेवरातों की चोरी कर ली थी। चोरी किए गए नकदी जेवरातों की कीमत 99,000 रुपये बताई गई। चंद्र कुमार शर्मा के द्वारा चोरी का शक काम करने वाली काजल नागेश्वर पर करते हुए कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की है। कोतवाली पुलिस ने धारा 380 के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ ने 17 फरवरी को प्रदेश व्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। इनके हड़ताल के आह्वान पर जहां पड़ोसी जिला सिवनी सहित प्रदेश के 38 जिलों में समस्त शासकीय चिकित्सकों ने 3 दिनों तक सांकेतिक रूप से हड़ताल की, तो वहीं आज चिकित्सक महासंघ के आह्वान पर प्रदेश के समस्त 38 जिलों में शासकीय चिकित्सकों ने अपना कार्य बंद रखा, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां शासन प्रतिनिधियों से चर्चा कर संगठन ने अपनी यह हड़ताल
सुबह 11 बजे समाप्त कर दी। लेकिन प्रदेश भर में की गई शासकीय चिकित्सकों की हड़ताल का बालाघाट जिले में असर देखने को नहीं मिला, जहां ना तो चिकित्सकों ना तो सांकेतिक रूप से हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया और न ही वे इस हड़ताल में शामिल हुए, बल्कि रोजाना की तरह जिला अस्पताल सहित जिले के अन्य सरकारी अस्पतालों में कार्य चलता रहा। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर कूद चुके प्रदेश के समस्त सरकारी चिकित्सकों ने जहां एक और शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ के बैनर तले इसके पूर्व दिनों में सामूहिक रूप से सांकेतिक हड़ताल की थी, तो वहीं काली पट्टी बांधकर और कार्य से विरत रहकर भी विरोध जताया था। 17 फरवरी से संपूर्ण प्रदेश में कार्य बंद हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर बालाघाट जिले के शासकीय चिकित्सक पहले से ही असमंजस की स्थिति में थे। बताया जा रहा है कि जिस संगठन ने हड़ताल बुलाई थी उस संगठन का प्रभाव बालाघाट जिले में काफ़ी कम है, जिसके चलते बालाघाट जिले के शासकीय चिकित्सक इस हड़ताल में शामिल नहीं हुए, लेकिन वे इस हड़ताल को लेकर असमंजस की स्थिति में पहले से नजर आ रहे थे। 17 फरवरी शुक्रवार को किए गए प्रदेशव्यापी सामूहिक हड़ताल को लेकर सरकारी चिकित्सकों में आज भी असमंजस की स्थिति बनी रही, जहां एक और जिला अस्पताल के सरकारी चिकित्सक रोजाना की तरह आज भी काम पर आए, जिन्होंने अपनी रूटीन प्रक्रिया के तहत कार्य भी किया और वह किसी प्रकार की हड़ताल में शामिल नहीं हुए। आपको बताया कि कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 17 फरवरी को जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पाया कि जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स हड़ताल पर नहीं है और सभी ड्यूटी पर उपस्थित थे। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक, ओपीडी, लैब, मेडिकल वार्ड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि अस्पताल परिसर में साफ सफाई व स्वच्छता निरंतर बनाए रखे। अस्पताल के सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी में समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे। अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। नगर पालिका के सभा कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें परिषद का एक विषय था कि जो बस मालिक रात्रि में बस स्टैंड में बस खड़ी रखेगा उससे 100 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। यह प्रस्ताव परिषद की बैठक में पास भी कर लिया गया था, किंतु इस प्रस्ताव पर बस मालिकों के द्वारा 100 रुपए की राशि नहीं दिए जाने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व बस मालिक भी शामिल हुए, किंतु सहमति नहीं बन पाई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नगर पालिका परिषद के द्वारा परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव लाया गया था कि जो बस मालिक रात्रि में बस स्टैंड में बस खड़ी करता है उनसे 100 रुपये शुल्क लिया जाएगा। यह प्रस्ताव परिषद के द्वारा मंजूर भी कर लिया गया था, किंतु जब यह नियम बस मालिकों को पता चला तो उनके द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया गया और किसी के भी बस मालिक के द्वारा 100 रुपये की शुल्क जमा नहीं करवाई गई। इसको देखते हुए नगर पालिका के द्वारा बस मालिकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उनसे चर्चा कर सहमति बनाने की कोशिश की गई, किंतु बस मालिकों के द्वारा नगर पालिका के द्वारा दी जा रही व्यवस्थाओं को लेकर नाखुश है। वह 100 रुपये शुल्क जमा कर लेकर बात नहीं बन पाई। वो बताया गया कि हमें अभी 2 दिन का समय चाहिए। उन्होंने बताया कि हमें अभी 2 दिन का समय चाहिए, उसके बाद हम बताएंगे कि 100 रुपये जमा करना है या नहीं। हर बार की तरह यह बैठक भी विफल ही नजर आई। हमारे बालाघाट नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय साहब में पार्षदगण और हमारे लगभग 8 से 10 बस ऑपरेटर एकत्रित होकर के मीटिंग में बैठे। मीटिंग में बैठ के चर्चा की गई। पहले तो चर्चा में बहुत सी चीज़ ऐसी है, पानी संबंधित में, ठेले संबंधित में और बिजली संबंधित में, जो आज की डेट में वहाँ नहीं है। तो वो नगर पालिका अध्यक्ष ने ये कबूल किया कि ये बात सही है, अगर वो नहीं है तो उसकी व्यवस्था हम कराएंगे। फिर उसके बाद में चैप्टर निकला हमारा कि जो नाइट गाड़ी हाल्टिंग खड़े रहती है उनका शुल्क आपको देना पड़ेगा। तो हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय थे नहीं, तो समझ बस आप लोगों ने भी 2 दिन का समय लिए हैं कि हम आपको सोमवार के दिन इसका निर्णय आपको हम बता देंगे। बस वालों से जब आज बैठक बुलाई गई थी वहाँ पे हाल्टिंग को लेकर के क्या भी हमारे पास हमने पिछली बार परिषद में एक प्रस्ताव पास किया गया है कि जो भी बस स्टैंड में बस रात में हाल्टिंग करेगी उनसे एक निर्धारित शुल्क है 100 रुपया, वह लिया जाएगा। तो क्या सहमति बन पाई? बस वाले आए थे, सहमति बस वाले कुछ कम लोग आए थे, तो उनका कहना ये था कि हमारे अभी उनके अध्यक्ष में नहीं आ पाए थे और कुछ लोगों को जानकारी नहीं लग पाई थी, किसी शादी में या किसी समारोह में बाहर गए हुए हैं, तो उन्होंने सोमवार तक का टाइम लिए हैं। हम सोमवार को हम लोग अपने एसोसिएशन से बात करके इसको करेंगे और उसके शुल्क की बात की नहीं है। हमारा सिर्फ ये था कि रात में जो हाल्टिंग रहेगी उसके लिए हम लोगों ने करे हैं।
बाकी ऐसा कुछ नहीं है। भैया उनका कहना है कि वो 100 रुपये भी देने को तैयार है, लेकिन जो वहाँ की मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी की बात करें, लाइट की बात करें और वहाँ पे और अन्य चीज़ें नहीं है, अगर वो लग जाती तो उन्हें देने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ठीक है, अगर वहाँ लाइट की सुविधा नहीं है तो मैं उसे अपनी कमजोरी, हम अपने परिषद की कमजोरी माना जाएगा। वैसे बस स्टैंड है, वो सार्वजनिक बस स्टैंड है, उसमें लाइट तो व्यवस्था रखनी ही पड़ेगी। पानी की रही बात, तो पानी की अगर ऐसा है तो पानी का कहीं अगर पर्याप्त पीने के पानी की व्यवस्था बहुत जल्दी हम कर देंगे। बीच में एक बार था, हो सकता है किसी कारणवश खराब हो गया होगा, उसे चुस्त दुरुस्त करेंगे। पानी पीने की व्यवस्था बस स्टैंड में रखेंगे, साफ सफाई, शौचालय बढ़िया चल रहे हैं। अगर लाइट नहीं है तो आज ही उसका सर्वे करके कल से लाइट करना है। और बाघों की गणना हेतु जंगलों में लगाए गए 8 कैमरे चोरी हो गए, जिनकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। बरवेली और रुपजर थाना क्षेत्र में आने वाले जंगलों से चोरी किए गए इन कैमरों के संबंध में हाल ही में रिपोर्ट दर्ज की गई है। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के द्वारा बालाघाट जिले के जंगलों में भी वन्य प्राणी बाघ की गणना के द्वितीय चरण में अक्टूबर 2022 में कैमरे लगाए गए थे, किंतु ये कैमरे 1 माह के भीतर ही चोरी हो गए। जानकारी के मुताबिक बालाघाट वन परिक्षेत्र केरा और पायली बीट के बीच क्षेत्र से 2 कैमरा 18 व 19 नवंबर के दरमियान अज्ञात लोगों ने चोरी कर लिए। इन दोनों कैमरों की कीमत 38,000 रुपये बताई गई, जिसकी रिपोर्ट 15 फरवरी को बीट गार्ड नरेंद्र ठाकरे ने भरवेली थाने में दर्ज कराई थी। इस प्रकार जिले के रुपजर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोकमा बीट के जंगल कक्ष क्रमांक 58 में पेड़ों पर लगे 2 ट्रैकिंग कैमरे 18 व 19 अक्टूबर के दरमियान चोरी कर लिए गए। इस प्रकार ग्राम पोलबत्तूर भाग 2 कक्ष क्रमांक 26 में पेड़ में लगे 2 ट्रैकिंग कैमरे 27 व 28 अक्टूबर के दरमियान चोरी कर लिए गए। खुरसुड बीट कक्ष क्रमांक 45 में लगे 2 ट्रैकिंग कैमरे 27 व 28 अक्टूबर के दरमियान चोरी कर लिए गए। वन विभाग के कर्मचारियों ने जंगलों से ट्रैकिंग कैमरे चोरी होने की जांच पड़ताल अपने स्तर पर की, किंतु नहीं मिलने पर कैमरा चोरी हो जाने की रिपोर्ट उन्होंने थाने में दर्ज की। कोकमा बीट से कैमरे चोरी होने की रिपोर्ट एक कर्मचारी चित्तौड़ सिंह भोयर ने डोरा पुलिस चौकी में की। वहीं पोलबत्तूर बीट से कैमरे चोरी होने की रिपोर्ट वन कर्मचारी राकेश पंद्रे ने। खुरसूड़ बीट से कैमरा चोरी होने की रिपोर्ट देवानंद मेसराम ने डोरा पुलिस चौकी में की। डोरा पुलिस चौकी प्रभारी शीतोष्ण पगारिया ने कैमरे चोरी करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 379 के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। जानकारी के मुताबिक एक कैमरे की कीमत 19,000 रुपये बताई गई है। इस प्रकार चोरों ने 1,52,000 रुपये कीमत के 8 ट्रैकिंग कैमरे जंगलों से चोरी किए। 123वीं बटालियन सीआरपीएफ कैंप भरवेली के 2 जवान सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। घायल दोनों जवान विप्लव राय पिता सचिधर राय 41 वर्ष और अनिलेश पिता गंगाधर गौतम 45 वर्ष सीआरपीएफ कैंप भरवेली निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट से प्राथमिक उपचार कर उनके अधिकारियों ने अन्यत्र अस्पताल भिजवा दिया है। 17 फरवरी की शाम को यह दोनों जवान मोटरसाइकिल से कहीं से गुजर रहे थे, तभी किसी अन्य मोटरसाइकिल चालक ने जवानों की मोटरसाइकिल को ओवरटेक करते हुए कट मार दिया, जिससे दोनों जवान मोटरसाइकिल सहित गिरने से घायल हो गए। दोनों घायल जवानों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। यहाँ इस दौरान जवानों के अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और दोनों घायल जवानों को उपचार हेतु अन्य शहर भिजवा दी गए। यह घटना किस क्षेत्र में हुई अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जानकारी लगी है कि दोनों जवान 123 बटालियन सीआरपीएफ कैंप भरवेली के हैं, किंतु वह किस कंपनी में है, कहां पदस्थ है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। सीआरपीएफ कैंप भरवेली के कंट्रोल रूम में इन दोनों जवानों के साथ हुई घटना के संबंध में पूछे जाने पर महापदस्थ अधिकारी ने ऐसी कोई भी घटना होने से इनकार कर दिया। शुक्रवार की शाम नगर के देवी तालाब परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोग और अन्य राहगीरों को तालाब के पानी में एक युवक का शव उतराता हुआ दिखाई दिया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने कोतवाली पुलिस को दी। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने एक युवक के शव को तालाब के पानी से बाहर निकालकर आवश्यक कार्रवाई पूरी की। हालांकि यह मृतक युवक कौन है, कहां का रहने वाला है, वह तालाब में क्यों आया था और उसकी मृत्यु कैसी हुई है, फिलहाल यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जहां पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई होगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। उधर पुलिस ने अज्ञात युवक के शव को तालाब के पानी से बाहर निकालकर काफ़ी देर तक पतासाजी की, लेकिन युवक की पहचान नहीं हो पाई, जिस पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर उस अज्ञात शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया।
जहां शाम होने के चलते शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। शनिवार की सुबह अज्ञात शव का पोस्टमार्टम किए जाने की बात कही जा रही है। बहरहाल पुलिस ने देवी तालाब से अज्ञात युवक का शव बरामद कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। 174 के तहत मर्ग कायम किया। वहीं पुलिस उक्त अज्ञात शव की पहचान में जुट गई है। देखिए, कुछ राहगीरों के द्वारा एक जानकारी मिली थी कि शव तैरता हुआ दिखाई दे रहा तालाब में। आके हमने लोगों की मदद से उसको बाहर निकलवा के चेक किया। करीब 25 साल के आसपास का युवा है और संभवतः वो ड्राउनिंग की वजह से ही उसकी मृत्यु हुई है। उसकी पेंट नहीं है और कहीं आसपास उसकी तालाब की बाउंड्री पे कोई बहुत से लोग फ्रेश होने के लिए भी बैठते हैं, तो संभवतः उसी दौरान वो गिर गया हो और करीब 12-15 घंटे पुरानी लाश है। वर्षों से लंबित अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जनपद पंचायत के सामने 8 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगजनों की मांगों के आगे आखिरकार प्रशासन को झुकना ही पड़ा। जहां दिव्यांगजनों की 7 में से 4 सूत्रीय मांगे स्थानीय प्रशासन ने मान ली, तो वहीं प्रदेश स्तरीय 3 मांगों को लेकर शासन ने पत्राचार किया है। वहीं कलेक्टर दर से 6 दिव्यांगों को रोजगार भी दिया गया। जहां मांगों पर सहमति बनने पर पिछले 10 दिनों से दिव्यांगजनों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुक्रवार को समाप्त हो गया। जहां एसडीएम संदीप सिंह ने पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे दिव्यांगजनों को जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल समाप्त कराई, तो वहीं प्रगतिशील दिव्यांग कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष अमन नामदेव से मांगों पर सहमति बनने पर खुशी जताते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल को समाप्त करने का ऐलान किया। जिला सीओ साहब द्वारा इंटरव्यू लिया गया था, स्वास्थ्य विभाग से आउटसोर्स के तहत भर्ती हुई। अभी मैं इंटरव्यू में भी पास हो चुका हूँ और मेरा वैसे टाइपिंग स्किल से भी अच्छा है और उसी के माध्यम से मेरा आउटसोर्स में नियुक्ति अभी तो मिला नहीं, पर नियुक्ति पत्र दिया नहीं गया, पर यानी सिलेक्टेड हो गया है मेरा। अच्छा, आप खुश है इससे, जैसे जिस तरीके की जो पहल हुई है जिला प्रशासन ने जो की है? जी सर, मैं तो खुश हुआ और मेरे जितने भी दिव्यांग भाई है इनकी भी मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि ये भी मेरे साथ आए और इनका भी मैं सिलेक्टेड करवाऊँ। मेरी भागीदारी है। क्या लगता है प्रशासन की अच्छी पहल है कि ये? हाँ, प्रशासन की अच्छी पहल है। इन मुद्दों को लेके, जिन मांगों को लेके आप हड़ताल में थे, कब से हड़ताल में थे और क्या हुई हड़ताल में? हमारी 7 मांगों को लेकर हम लोग हड़ताल में थे। इसमें से 7 में से 4 मांगे जो है हमारे प्रशासन ने मान लिया है। एक मांगों पे तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को भी कलेक्टेड दर में उन्होंने काम देने का इंटरव्यू लेके फाइनल कर दिया है और अगले महीने नागपुर DRM का कैंप लगवा के रेलवे कंसेशन वाली भी मांग मान लिया है और कानपुर की एजेंसी को साइकिल मरम्मत के लिए बोलकर भी एक हमारी ये भी मांग मान लिया है। हॉस्टलों में सीट रिजर्व करके हॉस्टल वाली भी मांग हमारी प्रशासन ने मान लिया है, जिससे आज हम प्रशासन और हमारे बड़े भाई विशाल मिश्र के कहने में ये हड़ताल को आज यही हम समाप्त करते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान बालाघाट एसडीएम संदीप सिंह ने बताया कि दिव्यांगजनों के स्थानीय मांगे मान ली गई है। वहीं शासन स्तर की 3 मांगों को लेकर शासन से पत्राचार किया गया है, जहां मांगे पूरी होने पर दिव्यांगजनों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। की हड़ताल भी विभिन्न मांगों को लेकर कर रहे थे और आपने हड़ताल समाप्त भी कराई जूस पिला के। क्या पूरा मामला था, इस कारण से हड़ताल कर रहे थे? बताना चाहूँगा कि पिछले 7-8 दिन से इनकी एक 7 सूत्री मांग थी, जिसको लेकर ये हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जिसमें से कि एक इनका है कि कलेक्टर दर पर विभिन्न शासकीय कार्यालयों में इनको जॉब दिलाई जाए। इसके लिए अभी सीओ साहब जिला पंचायत ने परसों एक इनका इंटरव्यू कराया। जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, अलग अलग शासकीय कार्यालयों के लिए काम करती हैं, उन कंपनियों से इंटरव्यू कराया। उसमें 5 से 6 लड़के सेलेक्ट भी हुए हैं। इस तरह से साहब की तरफ से ये बताया गया है कि हर महीना हम एक कैंप आयोजित करेंगे। कैंप के माध्यम से जिन जिन एजेंसियों को ज़रूरत होगी और अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो रहे हो तो आपको जॉब लगातार हम देते रहेंगे। तो ये पहली मांग थी, जिस पे काम हम लोगों ने किया है। बाकी की 2-3 मांगे थी, ये शासन स्तर की, ये हम लोग भेजेंगे। जिनकी एक मांग है कि छात्रावास, दिव्यांग छात्रावास एक जिला स्तर पे बनाया जाए। शासन स्तर की मांगे, इसको हम लोग भेजेंगे ऊपर। महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क जो इनको लगता है, इनको भी कमी की जाए, इसकी ये मांग है। ये भी शासन स्तर की मांग है। और दिव्यांग सब्सिडी पोर्टल एक चलता था, वो भी बंद है 1 साल से, तो केंद्र से चलता है, इसलिए उसको भी हम लोग शासन स्तर पर भेजेंगे। 2 जो मांगे इनकी कि जो मोटरसाइकिल बंद पड़ी हुई है इनको जो मिली थी, तो इसके लिए सीओ साहब से बात हुई है। तो साहब का कहना है कानपुर या लखनऊ के जो एजेंसी ने सप्लाई किया था, वहाँ के उनके इंजीनियर्स आएंगे। 1 महीने का यहाँ कैंप होगा, तो लगातार जो साइकिलें जिन जिन विधानसभाओं में है, वहाँ कैंप लगा के आयोजन करके उनकी साइकिलें ठीक करा दी जाएंगी। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी शिव भक्तों के द्वारा महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर नगर के विभिन्न स्थानों से शिव बारात निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों का गश्त करते हुए मां कालीपाट मंदिर पहुंची, जहां से सामूहिक रूप से शुक्रवार देर शाम शिव बारात भगवान भोलेनाथ के द्वार शंकर घाट पहुंची, जिसका समापन विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ किया गया।
शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर शुक्रवार शाम को नगर के विभिन्न स्थानों से शिव भक्तों के द्वारा शिव बारात निकाली गई। नगर के गंगानगर, सागौनवन, भटेरा, बूढ़ी वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13, गौरीशंकर नगर सहित अन्य स्थानों से निकाली गई शिव बारात में संपूर्ण नगर शिव के भक्ति में मग्न हो गया, जो डीजे और तरह तरह की झांकियों के साथ नगर के अलग अलग मार्गों से होते हुए झूमते नाचते गाते सीधे मां कालीपाट मंदिर पहुंचे, जहां समस्त बारातियों ने स्वल्पाहार ग्रहण किया। वहीं नगर के विभिन्न वार्डों से शिव बारात पहुंचने के बाद देर शाम सामूहिक रूप से मां कालीपाट मंदिर से शिव बारात निकाली गई, जो देर शाम नगर के शंकर घाट पहुंची, जहां शिव बारात में शामिल भक्तों का आयोजन समिति के द्वारा पांव पूजन, तिलक वंदन सहित अन्य आयोजनों के साथ ही भव्य स्वागत किया गया। वहीं शंकर घाट शिव मंदिर प्रांगण में बारात पहुंचने पर भगवान शिव माता पार्वती का विवाह संपन्न कराकर विविध धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। कुछ साल पहले वार्ड नंबर 30 व 31 के दुकानदारों को नगर पालिका बालाघाट के द्वारा सरेका रेलवे फाटक के पास दुकान लगाने के लिए जगह आवंटित की गई थी। अब उन्हें 2 दिन के अंदर दुकानें हटाने के नोटिस दिया गया है, जिसमें नगर पालिका कहना है कि उक्त नगर पालिका के द्वारा उनकी दुकान लगने से अब यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिसको देखते हुए अब वहां 2 दिन के भीतर अपने दुकान हटा दे, नहीं तो उन पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कुछ वर्ष पहले जब सरेका रेलवे क्रॉसिंग के पास यातायात की समस्या को देखते हुए कुछ दुकानदारों को वहां से हटाया गया था, वह रेलवे क्रॉसिंग के समीप जगह दी गई थी कि आप यहां पर दुकान लगाएं और अपना व्यवसाय करें। यह दुकानदार अपनी छोटी मोटी दुकान लगाकर यहाँ कुछ वर्षों से अपना व्यवसाय कर रहे थे, किंतु अभी नगर पालिका के द्वारा गोंदिया रोड रेलवे फाटक में शासकीय भूमि पर दुकान लगाकर अतिक्रमण किए जाने का हवाला देते हुए उक्त स्थान से उनकी दुकानें हटाने का नोटिस दिया गया और कहा गया कि यदि 2 दिन के भीतर वहां से अन्यत्र स्थान पर स्वेच्छा से नहीं गए तो नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी और उसके जिम्मेदार वे स्वयं होंगे। सभी दुकानदार आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के बंगले पर गए, समस्या कर लेकर गए थे
और उन्होंने आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन को बताया कि नगर पालिका के द्वारा उन्हें वहां से हटाया जा रहा है और समय भी सिर्फ 2 दिन का दिया है। वे चाहते हैं कि आपके माध्यम से उन्हें 10 से 15 दिन का समय दिया जाता है और नगर पालिका के द्वारा जिस प्रकार से पहले स्थान दिया गया था उसी प्रकार अन्यत्र स्थान उन्हें मिल जाता है तो उनके लिए बहुत अच्छा होता। किंतु आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा एक शब्दों में यह कह दिया गया कि नगर पालिका तो सिर्फ 2 दिन में वहां से अतिक्रमण हटाने को कह रही है, अगर वह चाहेंगे तो स्वयं जाकर 1 घंटे में अतिक्रमण हटा देंगे। इस पर सभी दुकानदार वहां से मायूस होकर वापस आ गए।